पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह और आज हम नहली पे दहला में बाबा से जानेंगे कि अंतिम राउंड से पहले नीतीश कुमार को जिसका डर था उन्होंने वही कर दिया। क्या फिर से पलट जाएगी बाजी? तो अब हम सीधे बाबा से जानते हैं कि इसके पीछे की बात क्या है। क्या कहना है बाबा आपका इस पे? देखिए वेद, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो 6 चरण के चुनाव हो गए हैं, 7वें चरण का वोटिंग बाकी है 8 सीटों का। बाकी के सभी सीटों पे चुनाव हो चुके हैं और लगभग अब ये मान के चलिए कि 50 से 60 यानी कि लगभग 500 से थोड़ा सा कम अगर कहा जाए तो सीटों पे चुनाव हो चुके हैं और ये तय हो चुका है कि इस देश का प्रधान कौन बनेगा। इन सारी बातों के साथ साथ अपने पूरे चुनाव में देखा होगा कि बिहार सबसे ज्यादा हॉट सीट रहा है और बिहार में प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए के सारे घटक दल के बड़े नेता डेरा डाले हुए थे। कल भी आपने देखा कि रात के 10 साढ़े 10 बजे हमारी मुलाकात हुई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से। उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही और बिहार आने का मकसद उनका क्या था ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। और उसका मकसद था बिहार में कैसे नौकरियों का सृजन किया जा सके, कैसे यहाँ के युवाओं को अपने साथ जोड़ा जा सके और नौकरी सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां कैसे पैदा की जाए। इस बात को लेकर के उन्होंने पटना के होटल मौर्या में एक बड़ी बैठक की थी, बड़ी मीटिंग की और उसमें सीए को बुलाया गया था। बिहार से बहुत सारे सीए पहुंचे थे, करीब 400 से 500 के संख्या में लोग पहुंचे थे और उन लोगों से राय लिया जा रहा था कि आखिर होना क्या है चुनाव के बीच। और जिस तरह से रणनीतियां बनाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस बार उन विषयों पर है जिन विषयों को अब तक कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। एक आरोप लगता है कि 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, उस पर लग रहा है। लेकिन इसके बीच आपको बता दें कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे इस चुनाव में फंसी हुई है, वहीं नीतीश कुमार एक से एक नए खेल कर रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने सबको चौंकाया और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं उनको भी एक बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से नौकरियों को लेकर तेजस्वी यादव लगातार शिक्षक बहाली पर क्रेडिट ले रहे हैं उसको उन्होंने झूठा बताया है। यह बात उनसे उन्होंने कहा है कि उनसे पूछिए कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 50 एवं सरकारी नियुक्ति में 35% आरक्षण का प्रावधान किसने किया था। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर के 2020 तक 5 लाख नौकरियों का भी क्रेडिट क्यों नहीं ले लेते। आज बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री ने बहुत सारी बातें की और इस बार ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री अपने पूरे रॉ में है। उनको कहा कि उनको सिर्फ बेटी बेटा की चिंता है, इसके अलावा उनको चिंता न तो इस राज्य की है और न इस देश की है। नीतीश कुमार अपने रॉ में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि गलतफहमी से उन लोगों के साथ हम 2 बार चले गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ रहकर विकास की गति को तेज करेंगे। उन्होंने मुस्लिम भाइयों को से कहा कि याद करिए राजद के राज का कितना दंगा होता था। जब हमने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई तो एक भी दंगा नहीं हुआ है। प्रदेश में भय का माहौल हमने समाप्त किया है और बहुत सारी बातें वो बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काराकट में बात कर रहे थे और काराकट के नोखा बाजार में उन्होंने अपनी बात को रखते हुए खास करके अपने छोटे भाई उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें वो छोटे भाई कहते हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसके बाद वो जहानाबाद भी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में प्रचार करने गए। इससे पहले आपको याद होगा कि बक्सर गए थे मिथिलेश तिवारी के लिए प्रचार कर रहे। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने अपने 28 मिनट के भाषण में 18 मिनट तक जो भाषण दिया वो उनका सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू है, क्योंकि नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर के बारे में आपको कई बार हम बता चुके हैं और हमने कहा है कि नीतीश कुमार का वो साइलेंट वोटर है जिसके दम पर नीतीश कुमार अपनी वोटिंग प्रतिशत में कभी भी कमी होने नहीं दिए हैं। आपको बताया कि इस पूरे भाषण के दौरान उन्होंने 18 मिनट तक भाषण दिया जिसमें उन्होंने महिला को केंद्र बनाया। कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार का पहला राज्य है। पिछले 4 चुनाव में लाखों महिलाओं को अपने गांव समाज का नेतृत्व करने का अवसर मिला है और ये सोच बिहार की ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि उनका मान सम्मान बढ़ा है, उनकी आवाज बुलंद हुई है। बालिका साइकिल योजना से लेकर के बेटियों के लिए सिर्फ घर से स्कूल तक की दूरी तय करना आसान बना दिया है, जबकि समाज की पुरानी सोच को उन्होंने जकड़न से बाहर निकाला है। सपने की उड़ान भरने के लिए पंख दे दिया है। जीविका समूह की उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने गिनवाया। उन्होंने कहा कि आज 10,51,000 सहायता समूह जिनसे 1 करोड़
31 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जीविका के जरिए गरीब परिवार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं तथा उनमें क्षमता बढ़ रही है कुछ आगे करने की। उनके साथ और भी कई नेता थे और सभी इस बात को लेकर के काफी चौंक रहे थे। मुख्यमंत्री पूरे अपने रौ में रहे, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि लगातार वो हमला कर रहे हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जो उनकी अब तक की रणनीति और योजना रही उस पर भी काफी कुछ कहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी और कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अब उस अपने पुराने रौ में नहीं है, उनसे वो बातें नहीं हो पाएगी, वोटों को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा एक मन में प्रश्न था बाबा, पूछिए। बीच में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिलाओं के ऊपर जो उस तरह से विवादित जो बयान जो वायरल हुआ था, इस बार चुनाव में उसका भी कुछ असर दिखेगा? देखिए, महिलाओं के बारे में उन्होंने स्पष्ट तो कुछ कहा नहीं था किसी को। उन्होंने तो सीधे तौर पे प्रजनन दर की बात की थी और प्रजनन दर की बात में उस समय तो आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने उनका खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया था, आपको याद होगा कि उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रजनन दर को डिफाइन करते हुए अपनी बातें रखी थी, हो सकता है उनके समझाने का तरीका ठीक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जो आज उनके विरोध में खड़े हैं उन्होंने तो उस समय समर्थन किया था। बाहर निकल करके मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार ने इस तरह की बातें की, आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत बात तो कहा नहीं था, ये बायोलॉजिकल टर्म है जिसको उन्होंने समझाया था और समझा करके उन्होंने कोशिश किया था ये बताने का कि बिहार में महिलाओं को काफी शिक्षित किया गया है जिससे वो शिक्षित है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक ही मुद्दा जो आपको भी नजर आ रहा होगा, सबको नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा जो महागठबंधन है वो अपने हाथ में लेकर के और नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने का, एनडीए को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है, वो है रोजगार। लेकिन इन सारी बातों को मैंने शुरू में ही आपको बताया कि कल जो आए हुए थे देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, वो उन्होंने जितनी बातें कही, वित्त राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया है उसका अपना अनुभव बताया। इसके साथ साथ जब मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपने बिहार आने का जो काम किया है या बिहार आए हैं, तो आप जो इस मीटिंग के माध्यम से जितनी बातें सुने और सवाल जवाब हुआ, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और कुछ नए सुझाव भी दिए, उससे आपको क्या समझ में आया? उन्होंने कहा कि ये स्वीकार किया कि हाँ, इस बात को मैं मानता हूं कि बिहार थोड़ा सा पिछड़ा हुआ जरूर है, यहाँ रोजगार लगने चाहिए, यहाँ फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और इस बार जब हम सरकार में आते हैं तो ये सारी बातें उन्होंने एक तरह समझिए कि नोट किया है, सारा नोट डाउन किया है। उनके पीए एक एक बातों को नोट कर रहे थे और नोट करने के बाद जब मेरी बात इस मीटिंग के बाद उनसे हुई, हम लोग हमने सामान्य तरीके से एक पत्रकार के रूप में तो नहीं, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी पूछा, एक बिहारी होने के नाते भी हमने पूछा। पहले तो हमने उनसे प्रश्न किया कि आप जो सवाल पूछे उस सवालों के जवाब में आप क्या करना चाहते हैं, आपको कैसा लगा इस बिहार के लोगों ने जो अपनी क्यूरियोसिटी बताई, अपनी आवश्यकताएं बताई, इस सीए लोगों से मिले, उन लोगों की बातें सुने तो क्या लगा। तो उन्होंने इसी बात के जवाब में कहा था कि हाँ, यहाँ पर नौकरी और रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी चीज उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि सरकारी नौकरियां कितनी है ये सभी जानते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कई लोगों से लोग तो उन्होंने कहा कि हमसे मिलते रहते हैं जो ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी हमें नहीं चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है और हमको लोगों को नौकरी देनी है, हमको नौकरी देने वाला बनना है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने कहा कि बिहार में क्षमता है, बिहार के युवाओं में क्षमता है। मेरी जो बातचीत हुई है उसमें जो समस्याएं हैं, जो भी हर्डल है, उसको हम दूर करेंगे और सरकार आने के बाद सबसे पहला काम यही करेंगे। यानी कि खास करके आपको बता दें कि इस चुनाव में जो नौकरी वाला मुद्दा उठा है, 2020 से ये मुद्दा उठ रहा है। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का हर साल वादा किया था। उस वादे में कितना पूरा हुआ ये अलग बात है, लेकिन 10 साल के बाद, जैसा कि मेरा समझना है और जितनी बातें मैं समझ पाया उनसे बातचीत के दौरान, उसमें रणवीर नंदन भी थे। रणवीर नंदन को उन्होंने स्पेशली कहा कि आप बिहार के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आप एक शिक्षक भी हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों की आवश्यकता क्या है, आपका एक बड़ा दायरा है। रणवीर नंदन को उन्होंने पीठ ठोक करके कई बार कहा कि अब ये जो है इस पूरे नौकरी वाले मुद्दे पर और यहाँ कैसे रोजगार आए, इस मुद्दे पर मैं इनसे बात करता रहूंगा और लोगों का जो विचार है वो लेते रहेंगे। बोला, उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही मैं फिर से आकर के इन सारी बातों पर विचार करके अपने स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ बैठ करके गहन अध्ययन करूंगा और बिहार में रोजगार कैसे बढ़ाए, इस बात को, नौकरियां कैसे बढ़े, इस बात को लेकर के आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि आप सीधी तौर पर समझ लीजिए
कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के घटक दल भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से बिहार को फोकस किए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं को लेकर के अपने प्योर वोटर जो है उनको लेकर के एक बार फिर से अपना एंगल शुरू कर दिया, पूरा एंगल चेंज कर दिया है। और अंतिम समय में आप समझ सकते हैं कि इस एंगल को चेंज करने का मतलब क्या होता है, यानी कि वो अपने पूरा उनके जो कोर वोटर है, महिला है, उनको एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया है। यानी छठे और सातवें राउंड में नीतीश कुमार ने एक नया ट्विस्ट कर दिया है, जिसकी मैंने क्या कहा जाए, जो इतने दिनों से चल रहा था वो एक साइलेंट वोटर थे, लेकिन उनको इस बार एक्टिवेट कर दिया गया है, उनको जगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एनडीए को फायदा नीतीश कुमार पहुंचा सकते हैं। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि अंतिम राउंड से पहले नीतीश कुमार जी का जो दाव है, जैसा उनका जो महिला वोटर्स है इस बार उनका कितना प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से जातीय समीकरण का प्रभाव इस बार पड़ रहा है। अंतिम चरण की 8 सीटों पर मतदान बस होने को है और 4 जून को इसका जो फैसला है वो सबके सामने नजर आएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।